आइए, स्वागत है आपका एलटी जीआईसी जीडीसी की टेस्ट सीरीज नंबर 9 में। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 9 पर बातचीत करने चल रहे हैं। आपकी परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी सदस्यों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि आप में से जो भी हमारे इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो है टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और टेलीफोन नंबर भी आपको वही मिल जाएगा और आप टेलीफोन नंबर पर आप अपनी समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं। स्वागत है आपका। और आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 9 पर चर्चा करने चल रहे हैं। 8 नंबर पर हम लोगों ने बात कर लिया है। तो टेस्ट सीरीज नंबर 9 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो डी होगा। जिन सदस्यों के पास ये टेस्ट सीरीज नहीं है वो हमसे अपने पास इस टेस्ट सीरीज को मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं और टेलीग्राम पर दिए गए लिंक से आप जुड़ें, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और दिए गए फ़ोन नंबर पर आप अपनी समस्याओं का निस्तारण करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर डी जो है ये सुमेलित नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट आप सभी जानते हैं सही है। दूध का खट्टा होना विकल्प में दिया है नाइट्रिक अम्ल जो कि सुमेलित नहीं है। आप सभी जानते हैं दूध के खट्टे होने का मुख्य कारण होता है लैक्टिक अम्ल। तो दूध से दही बनाने का जो काम है वो लैक्टिक का है, तो इसलिए विकल्प सी गलत है। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो विकल्प आपका जो है सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी दूध का खट्टा होने का कारण नाइट्रिक अम्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है। एलपीजी गैस जो हम लोग अपने घरों में जलाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो है सी और ये होगा ब्यूटेन। तो इसे भी जानते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी। तो यहाँ आपको बता दें पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है, जबकि जौक नदी जो है ये गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर होगा ये डी होगा। यहाँ आपको बता दें जौक नदी जो है महानदी बेसिन का हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोगों ने बात किया है। सभी सदस्यों से बताना चाहते हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आने वाले समय में आपके जीआईसी और जीडीसी की परीक्षा के लिए बहुत सारे मटेरियल वहाँ उपलब्ध होने वाले हैं और वनडे की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी हम वहाँ जीएस का और जीके का मैटर भी उपलब्ध कराएंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें जरूर प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 5 में है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो रक्त शर्करा जो हमारे आपके ब्लड में है वो प्रदर्शित होता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा वो होगा बी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है बी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा सी, नोबी और कांतो मैदान जापान में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी। तो ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी है, नोबी और कांतो मैदान जापान में स्थित हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। सभी सदस्यों का हम स्वागत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हम आपको अपने छोटे भाई प्रतीक के सौजन्य से आप तक पहुंचा पा रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे टेक्निकल इंजीनियर प्रतीक जी जुड़े हुए हैं और प्रतीक को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, प्यार है, आशीर्वाद है। परमपिता से परमेश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द उन्हें सफलता प्राप्त हो
और अपने परिवार और अपने घर के लोगों को खुश रखकर नाम रोशन करें। शुभकामनाएं हमारी। और पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं प्रतीक जी आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आपको ये बता दें कि ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये कई बार पूछा गया है, बीपीएससी में इस बार पूछा गया, आपके एलटी जीआईसी में भी ये पूछा जा चुका है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था, इन्हें आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी होगा। आप में से जो भी सदस्य हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। दिए गए फोन नंबर पर आप जरूर हमसे बात करके अपनी समस्याओं का निस्तारण करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसमें कथन और कारण दिया गया है और आपको पढ़ना है और इसकी व्याख्या हो रही है नहीं हो रही है, कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही है, कथन गलत है, उत्तर देना है। तो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। कथन है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कथन गलत है। यहाँ मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, यहाँ व्याख्या में करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर में देने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो विकल्प डी होगा। हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या करें तो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से जो है, ये सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि इसमें विकल्प संसद नहीं है और यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दिया हुआ है तो आपको लोकसभा, तो सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सभी सदस्य। इसे विशेष ध्यान दें, ये प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और मंत्री जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये विशेष ध्यान देंगे। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 75 में है और अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ये प्रावधान भी है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे आप अपने प्रश्नों के। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हमने दे दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हमने व्याख्या भी किया। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि यही प्रश्न राज्य के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार जो है हमारी है, तो उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, तो उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 पर हम बात कर रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है तो उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का जो प्रावधान है वो उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति हटाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो काला सागर जो यूरोप में स्थित है उसके तटवर्ती देशों के बारे में पूछ रहा है। विकल्प में है सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। तो इसका उत्तर होगा ए, यानी सीरिया। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा ये होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस, राल्फ फिच, थॉमस रो, निकोलस डाउंटन। तो इसमें दिया हुआ है। तो आपको बता दें इसका उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर होगा
क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर होगा ए। यानी सबसे पहले आते हैं रॉल्फ फिंच, इसके पश्चात आते हैं विलियम हॉकिंस, इसके पश्चात जो आते हैं वो आते हैं निकोलस डाउंटन, इसके बाद आते हैं सर थॉमस रो। यानी विकल्प ए सही है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपके सामने। कुछ नेशनल पार्क हैं, जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र हैं और किस राज्य में स्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी और इसमें दिया हुआ है सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी, नोकरेक और राज्यों का क्रम है उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, ओडिशा। आपको सम्मिलित करना है। तो आप सभी जानते हैं सिमलीपाल ओडिशा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और नंदा देवी उत्तराखंड में। नोकरेक मेघालय में है। ये नोकरेक और सिमलीपाल आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहता है। फिर से बता दें, सिमलीपाल ओडिशा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प बी सही होगा। हमने बोर्ड पर भी लिख दिया है। जो भी सदस्य इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। एलटी, जीआईसी, जीडीसी तीनों परीक्षाओं के लिए यह टेस्ट सीरीज लाभकारी होगी और जीआईसी और जीडीसी के लिए जल्दी हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ से आपको बहुत सारे मटेरियल मिलने वाले हैं फ्री में। और अगला क्वेश्चन है 1926 में नौजवान सभा, आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर होगा ये होगा डी। आइए हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दें। नौजवान सभा का गठन भगत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। आप सभी जानते हैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि नौजवान सभा का गठन जो हुआ था उसका प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो भगत सिंह, यशपाल और छबील दास के नेतृत्व में नौजवान सभा का गठन हुआ। इसमें अंबिका चक्रवर्ती का नाम नहीं आता है। और ये जानकारी दे दें कि यही संगठन जो है आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1928 में जब फिरोज शाह कोटला में हुआ तो उसका ये नौजवान सभा का विलय हो गया। विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। इसका आंसर भी हम आपको दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बी होगा। इसमें आपको दिया गया है इंडोनेशिया के द्वीप और पूछ रहा है पूरब दिशा पश्चिम से पूरब की ओर इनका सही क्रम क्या होगा। इसमें सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक इसका क्रम यही है। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बी होगा। विशेष ध्यान रखें, इसे आप ना भूलें। आइए क्वेश्चन 15 की बात कर रहे हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। ये प्रश्न बहुत परेशान करता है। दरअसल अपने यहाँ सबसे बड़ी लैगोन झील जो है वो चिल्का झील है और सांभर झील है। तो सांभर झील और चिल्का में कंफ्यूजन होती है बच्चों को। चिल्का यहाँ उत्तर दे दें, चिल्का भी है और विकल्प में सांभर भी है। चिल्का जो है ये लैगोन झील है। लैगोन झील है और खारे पानी की ही है। लैगोन झील और सांभर झील राजस्थान में है। ये खारे पानी की झील है और सबसे बड़ी बात यह है कि सांभर झील से नमक का निर्माण भी किया जा रहा है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सांभर झील को ही माना है। जब लैगोन झील आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी लैगोन झील को होगी तो चिल्का होगी, लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो इस तरह से ये जो है आपको सांभर को आयोग मान लेता है। लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है। ये भी खारे पानी की झील है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रथम नगर निगम कब स्थापित किया गया और कहाँ स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर होगा बी, मद्रास में। यहाँ आपको व्याख्या ये है
समय है 1688। सबसे पहले भारत में नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न भी अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। जी हाँ, बिल्कुल, मेकांग का उद्गम जो है तिब्बत के पठार से होता है, ये कथन सही है। और दूसरा कथन यह है, मेकांग का डेल्टा कंबोडिया में स्थित है। बिल्कुल नहीं, ये विकल्प यानी पॉइंट जो 2 कथन है ये गलत है। मेकांग का डेल्टा जो है वो वियतनाम में है, और इसका मतलब है केवल एक सही है और दूसरा गलत है, यानी 19 का आंसर होगा ए। 19 का आंसर होगा 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए होगा। तो याद रखें, मेकांग का उद्गम तो तिब्बत के पठार से होता है, लेकिन मेकांग का जो डेल्टा है वो वियतनाम में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? आप सभी जानते हैं, हमारी आपकी आंखों के लिए सबसे कारगर विटामिन ए होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत सभी पीले फल हैं। और रेटिनॉल, इसका विकल्प होगा रेटिनॉल। फोलिक अम्ल आप सभी जानते हैं आयरन की कमी को पूरा करता है। इसके बाद ये रेटिनॉल आप ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 20 का। और यदि इसी रेटिनॉल की कमी हो जाती है तो व्यक्ति जो होता है रतौंधी का शिकार हो जाता है। इसका विकल्प होगा डी। तो चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वह शरारत छोड़ गए हैं। ये कथन किसका है? कि संविधान सभा में कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। यानी क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 22, सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चलाया जा रहा है। और सुगम्य भारत अभियान जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो होगा ए। और क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है और सही कथन चुनना है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो आप सभी जानते हैं विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है, यानी इसका उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कुछ राज्य दिए गए हैं और पर्वत शिखर दिए गए हैं। आपको ये बताना है कुछ राज्य का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है। तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश आपको विकल्प में है। और सम्मिलित करना है धूपगढ़ चोटी, सरामती चोटी, गुरु शिखर और दोद्दा बेटा। तो आप सबको पता है कि तमिलनाडु का सर्वोच्च शिखर जो है वो दोद्दा बेटा है, जो नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। आपको यहाँ ये भी जानना है कि नीलगिरी की पहाड़ी ऐसी पहाड़ी है जो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है। तो दोद्दा बेटा नीलगिरी यानी तमिलनाडु का होगा। इसके बाद राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर आप सभी जानते हैं गुरु शिखर है, जिसे माउंट आबू के नाम से भी जाना जाता है। तो गुरु शिखर जो अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है, और अरावली पर्वत श्रेणी भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और इसके बाद सरामती जो चोटी है ये है नागालैंड की सर्वोच्च शिखर, जिसका आंसर होगा 24 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर होगा सी। सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत है। कुछ सदस्य हमें कमेंट में ये लिखते हैं कि सर जो है पीपीपी के माध्यम से आप पढ़ाएं, तो यहाँ आपको जानकारी दे दें कि अभी डिजिटल बोर्ड उपस्थित नहीं है हमारे पास, जिस कारण से पीपीपी से पढ़ाना भी संभव हो नहीं पा रहा है।
लेकिन आपका सुझाव हम स्वीकार करते हैं और जल्दी ही प्रयास कर रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड हो और पीपीपी के माध्यम से भी हम आपको कुछ मैटर दें। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि पीपीपी के माध्यम से नहीं जो लोग पीडीएफ वगैरह बना करके पढ़ाते हैं डायरेक्ट, वो और लिख करके पढ़ाना दोनों में अंतर होता है। जो टीचर आपको चाहे वो डिजिटल बोर्ड पर ही हो, लिख करके यदि पढ़ा रहे हैं तो वो ज़्यादा कारगर होता है और यकीनन मानिए कि वही पढ़ाई का सही नियम होता है। बाकी पीपीपी के माध्यम से पढ़ाना तो हर किसी के लिए आसान है, वो आप काम आप ही कर सकते हैं क्योंकि सारा मटेरियल आपके इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर होता है, आपको कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ बस बताना होता है। जबकि लिख करके पढ़ाने में आपको पूरी तैयारी के साथ आना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। एक इसमें पूछ रहा है नवीकृत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। तो आप सभी जानते हैं पेट्रोलियम जो है ये जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और इसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और बायोगैस को नवीकृत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 25 में पेट्रोलियम जो है ये नहीं है, मतलब नवीकृत ऊर्जा का स्रोत पेट्रोलियम होगा। बाकी सभी आप सभी जानते हैं नवीकृत ऊर्जा के स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 में सिविल सेवाओं में सुधार हेतु एक कमेटी गठित की गई थी, पीसी होता समिति, और पीसी होता समिति का गठन 2004 में किया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो होगा बी विकल्प, यानी 2004। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था जापान के शहर में, क्योटो प्रोटोकॉल, वहीं से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी होगा। और यहाँ पर विकल्प में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी दिया हुआ है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ओजोन परत संरक्षण के लिए समझौता मॉन्ट्रियल में हुआ था 16 सितंबर 1987 को, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थ समिति रियो डी जनेरियो का सम्मेलन 1992 में हुआ था ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में, और 22 अप्रैल को चूंकि समझौता हुआ था इसलिए 22 अप्रैल को आप सभी जानते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो तीनों की व्याख्या मैंने कर दिया। अर्थ समिट रियो डी जनेरियो 1992 है, क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, जबकि रियो डी जनेरियो में एजेंडा 21 निर्धारित किया गया था। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतत विकास से है। आप विशेष ध्यान रखेंगे, एजेंडा 21 भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 में कथन दिया गया है, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। जी हाँ, बिल्कुल थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, बिल्कुल सही है कथन, और दोनों कथन सही हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काटता है? तो कांच का एक प्रकार है जिसमें विकल्प दिया गया है सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच और क्रूक्स कांच। तो इसका उत्तर होगा क्रूक्स कांच, जो परावैंगनिक किरणों को काटता है। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी होगा। जो आप धूप का चश्मा लगा के चलते हैं तो उस धूप के चश्मे में जो शीशा लगा होता है, जो ग्लास लगा होता है, क्रूक्स कांच का होता है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से आपकी आंखों की क्या करता है? रक्षा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी होगा। सभी सदस्यों को बता दें, ये टेस्ट सीरीज एलटी, जीआईसी, जीडीसी की परीक्षा के लिए ही नहीं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, पर लक्ष्य उद्देश्य हमारा यह है कि जीआईसी, जीडीसी और एलटी के वो बच्चे जिनका सामान्य अध्ययन कमजोर होता है उन्हें बेहतर ढंग से तैयार कराना। क्वेश्चन नंबर 30 की व्याख्या करने जा रहे हैं। पंचायती राज पर निम्नांकित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें व्यवस्थित कीजिए। सभी से मेरा निवेदन है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है।
किन कमेटियों का सही क्रम क्या है? विकल्प दिया गया है अशोक मेहता समिति, एल सिंघवी समिति, बी आर मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता समिति और जी के बी राव समिति। तो उत्तर है आपका यानी क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का भी आंसर हम बोर्ड पे लिख दें। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर होगा डी और क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर होगा जो है बी। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था। जी के बी राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। ये विशेष ध्यान रखेंगे। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जाता है और संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार संसद द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर डी। तो विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर चुके हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं यानी 32वें क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। कथन कारण दिया है, आपको इसकी सही व्याख्या बतानी है। क्वेश्चन है आपका तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जी हाँ, ये बात सही है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। जी हाँ, बिल्कुल कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, क्योंकि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के विकास के कारण कई नदियों के मार्ग में परिवर्तन आया और कई नदियां ने अपना मार्ग बदल दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा ए। आंसर मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर होगा ए। इसमें पूछ रहा है भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना उसका पहला काम है। हालांकि इसका विकल्प सी भी सही हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में परामर्श देता है, लेकिन पहला इसमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। उसका पहला कर्तव्य है केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण का सुझाव देना, यानी केंद्र सरकार जो टैक्स वसूलती है उसमें राज्यों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, इसकी सिफारिश करता है वित्त आयोग। इसलिए आंसर ए ज़्यादा प्रबल है, यानी संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण के लिए सिफारिशें करना इसका पहला काम है। क्वेश्चन नंबर 34 है 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी। ये विशेष ध्यान दें, इसमें नलिनी गुप्ता का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ए अंसारी। तो यहाँ आपको बता दें 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस से जुड़ते हैं मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी, जबकि विकल्प डी इसका उत्तर होगा, यानी ए अंसारी सही नहीं है। इसका उत्तर होगा डी। विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 35 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? बिल्कुल आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा कौन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ रहा है। इसमें आपको दिया है सुमेलित करना है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, आप सभी जानते हैं। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करे, इसका प्रावधान अनुच्छेद 50 में है, सही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की वृद्धि अनुच्छेद 46 में है, ये भी बात सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A दिया हुआ है। ध्यान रहे
सहकारी समितियों का प्रावधान, ये प्रश्न पिछली बार आपके जीआईसी में भी पूछा गया था, इसलिए इसको थोड़ा सा हम बता दें। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सी होगा। सहकारी समितियों का प्रावधान अनुच्छेद सहकारी सोसाइटी का प्रावधान जो है अनुच्छेद 43 में ही है, लेकिन ये का में नहीं है, ये अनुच्छेद 43 हमको लग रहा है अनुच्छेद 43 का में होना चाहिए। अनुच्छेद 43, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो रहा है, मैं इसको बताना चाहता हूँ। यह है अनुच्छेद 43 खा। ठीक है, आइए बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 आ गया है। अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके परिचालित अनुसंधान स्टेशन, तो भारत का मैत्री स्टेशन इसमें कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सी होगा। भारत का मैत्री स्टेशन इस समय कार्यरत है। आप सभी जानते हैं सबसे पुराना था दक्षिण गंगा, इसके बाद आया था आपका भारती, अब है मैत्री। अगला है, हाँ जी बिल्कुल सही है। तब क्वेश्चन नंबर 38 में आ रहे हैं हम। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। गलत है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का निर्धारण हमारी संसद के द्वारा किया जाना है, यानी कथन गलत है और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कारण सही है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण हमारी संसद के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा वो होगा डी। और क्वेश्चन नंबर 39 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 में कितनी योजनाएं दी गई है, उनका समय काल है। आम आदमी बीमा योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका उत्तर होगा, इसका सीक्वेंस बताना है आपको कि कब कौन लागू हुआ था, तो इसका उत्तर होगा सी, यानी क्वेश्चन का 39 का उत्तर होगा सी, यानी पीएम आत्मनिर्भर भारत जो योजना है ये 2007 में आई थी और आम आदमी बीमा योजना की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 2021 में। और इसके बाद जो आपका है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 2018 की है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये है 2016 की। और क्वेश्चन नंबर 40 में, निम्नलिखित में किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था, तो लाल बाल में लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता किया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा बी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने इसकी अध्यक्षता नहीं किया था। सभी सम्मानित सदस्यों का हम आभार प्रकट करते हैं और आप सबसे ये कहना चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। दिए गए लिंक में आपको टेलीग्राम का जो है लिंक मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।